आओ यार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपिक एनालिसिस पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें 34 साल बाद सन 1986 के पश्चात अब नवीनीकरण किया गया है। पहली नेशनल पॉलिसी इंदिरा गांधी जी के समय पर 1968 में लाई गई, उसके बाद राजीव गांधी जी के समय पर 1986 में लाई गई और उसके पश्चात 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पर इसमें छोटे मोटे परिवर्तन किए गए। लेकिन आज 34 साल बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, या यूं कहें कि इसका नवीनीकरण कर दिया गया है, तो बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आज हम इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये समूचा विश्व बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्निकल फील्ड्स की मांग बढ़ रही है। रोजगार और वैश्विक परिवर्तन के कारण ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि जो कुछ हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो तो हम सिखाएं, परंतु उसके साथ साथ कांस्टेंट लर्निंग आर्ट को भी बच्चे सीखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से लागू करना है कि बच्चों के भीतर सोचने की क्षमता, उनकी विषय के प्रति रुचि और विविध विषयों के बीच के आंतरिक जुड़ाव को उन्हें बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके और 2040 तक भारत में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके, जिससे किसी भी स्तर, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर का हो या किसी भी आर्थिक स्तर का हो, उससे आने वाले विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। और ये हम बात करें अपनी पुरानी शिक्षा नीति की, जो कि 1986 में लागू की गई थी, जिस पर 1992 में संशोधन किया गया और 2009 में इसमें काफ़ी तो नहीं कह सकते, पर छोटे मोटे बदलाव के साथ एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया गया, जिसे हम सभी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के नाम से भी जानते हैं। और इस नीति का मुख्यतः जोर शिक्षा की पहुंच के मुद्दों पर था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य पिछली नीति की उद्देश्य पूर्ति तक सीमित नहीं है, अपितु बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, जिसमें सभी के भीतर करुणा, सहानुभूति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, क्रिएटिविटी, टेक्निकल रीजनिंग और नैतिकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो आइए इस नीति के कुछ मूल सिद्धांतों पर एक नज़र डालें। तो इस नीति के कुछ मूल सिद्धांत हैं इसका लचीलापन, बुनियादी साक्षरता, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या जिसको हम समग्र शिक्षा भी कह सकते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग, क्रिएटिविटी, मल्टीपल लैंग्वेज लर्निंग, लाइफ स्किल और सतत मूल्यांकन या कंटिन्यू असेसमेंट जैसे हम बोलते हैं, टेक्निकल यूजर्स और भारत में अनेकता में एकता वाली मुख्य धारा से शिक्षा प्राप्ति तथा स्थानीय परिवेश व भाषा के प्रति सभी के भीतर सम्मान की जागृति करना। यदि हम अपना पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर उठाकर देखें तो पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर बेसिकली 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था, जिसमें 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों की स्कूली शिक्षा पर जोर दिया जाता था, परंतु अब 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों में 5+3+3+4 के आधार पर शिक्षा को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी से कक्षा 1 व 2 तक जाने में 5 वर्ष, कक्षा 3 से 5 में जाने में 3 वर्ष, कक्षा 5 से 8 में जाने में 3 वर्ष तथा कक्षा 9 से 12 तक जाने में 4 वर्ष का पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया है। वर्तमान तक जो भी शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उसमें 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में सीधा प्रवेश दे दिया जाता था, परंतु नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों को भी इसमें शामिल कर उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की मजबूत बुनियाद को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा वर्षों में, जो कि आंगनबाड़ी से कक्षा 1 और कक्षा 2 तक है, उसमें बच्चों को खेलकूद तथा अन्य मनोरंजन के संसाधनों द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी और आने वाली 3 वर्ष कक्षा 3 से कक्षा 5 तक बच्चों को सभी प्रकार के विषयों से अवगत कराया जाएगा और आने वाली 3 कक्षाएं कक्षा 6 से कक्षा 8 जिनमें उन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी, उसमें बच्चों को एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें छोटे छोटे इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट से भी अवगत कराया जाएगा और आखिरी के 4 वर्ष उनके भीतर किसी विषय के प्रति समझ व विश्लेषण शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा और आखिरी के 4 वर्ष को सेमेस्टर सिस्टम में बांट दिया गया है, जिससे कि पूरे साल पढ़ाई करने का आपको मौका मिलेगा। अब आखिरी में पढ़कर काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। पुरानी शिक्षा पद्धति में 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता था,
जिसमें एक श्रेणी थी विज्ञान, एक श्रेणी थी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसे हम बोलते हैं, एक श्रेणी थी कॉमर्स। परंतु अब इस प्रकार का कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है। यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आप विज्ञान के विषयों पर भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम इस प्रकार के हार्ड सेपरेशन की बात करें तो इस पर सरकार का भी स्पष्टीकरण आना बाकी है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा, मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वजह से अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी, जैसा कि बहुत सारे लोग इसे एक नेगेटिव पॉइंट की तरह भी गिन रहे हैं। और आपका रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के हिसाब से तैयार किया जाएगा। यह रिपोर्ट कार्ड बहुआयामी प्रोग्रेस कार्ड भी होगा, जिसमें आपका शैक्षणिक, आपका करिकुलर, आपका सह पाठ्यक्रम भी समान जगह हासिल करेगा। और नई शिक्षा पद्धति का असर मात्र आपकी स्कूली शिक्षा पर नहीं बल्कि आपकी स्नातक शिक्षा पर भी पड़ेगा। तो जितने भी लोग अपनी स्नातक की शिक्षा प्राप्ति के लिए कॉलेज में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। देश के छात्र अब किसी भी अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन के लिए मात्र परसेंटेज पर निर्भर ना होकर के कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा भी प्रयास कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए हमें 3 या 4 साल, जितने भी साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, उसमें लगातार पढ़ाई करनी होती है। परंतु अब ऐसा नई शिक्षा पद्धति के चलते नहीं होगा। यदि आपने नई शिक्षा पद्धति के चलते 1 साल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 2 वर्ष में छोड़ी है तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। यदि 3 वर्ष में छोड़ी है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। और चौथे साल की समाप्ति यदि आप कर लेते हैं तो आपको बैचलर रिसर्च डिग्री दी जाएगी। इसे मल्टी एंट्री एग्जिट व्यवस्था भी कहते हैं। यदि हम 1 से ज़्यादा विषयों पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 1 या 2 साल बाद आप उसे छोड़ देते हैं तो उसके अंक आपके क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे और आप उसे अपनी फाइनल ग्रेजुएशन डिग्री में यूज़ कर पाएंगे। कितनी मज़े की बात है ना दोस्तों। अभी तक हमने बात करी कि शिक्षा पद्धति का छात्रों पर कितना असर पड़ेगा, परंतु अब हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा पद्धति का शिक्षकों पर कितना असर पड़ा है। एनसीईआरटी से परामर्श लेकर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का गठन किया जाएगा और 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता रहेगी 4 वर्ष का BEd, क्योंकि आखिरकार इस शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए तथा शिक्षा के वैश्विक मानकों को इसके द्वारा प्राप्त किया जाए। तो इस नई शिक्षा पद्धति में आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी या कोई चीज़ गलत लगी तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।